तो जैसे कि मैं बता चुका, यहाँ एक और डिवीजन भी कर सकते हैं न्यूरॉन का उसके काम के बेस पे। ये डिवीजन आप लोगों ने जो किया, ये हमने किया नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्रोन के बेस पे। अगर आप उसके फंक्शन के बेस पे इनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो उनका क्लासिफिकेशन ये होगा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका पता किससे चलता है? हमारी बॉडी में काफी सारे सेंसर्स है, उन्हें पता चलता है। ये सेंसर्स आगे के मैसेज पहुंचाता है। तो सेंसर्स का काम है ये सब। तो सेंसर्स जो है वो कहाँ है? तो जैसे स्किन एक सेंसर है, वो टच के मैसेजेस, प्रेशर के, हीट के, ये सब मैसेजेस सेंस कर सकती है। और इसके साथ आई भी एक सेंसर है, ईयर भी एक सेंसर है, इवन टंग भी एक सेंसर है क्योंकि वो टेस्ट कर सकती है। नोज भी एक सेंसर है क्योंकि वो स्मेल कर सकती है। तो ये सारे सेंसर्स हुए। ये सारे ऑर्गन्स को जो भी पता चलता है, इनका काम धंधा ये है कि ये जासूस है और इनका काम है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसका पता ब्रेन को देना। ये वो जासूस होते हैं इंटेलिजेंस सर्विस के, वो जासूस है रो एजेंट्स जिसको हम कहते हैं, जिसका काम है सेंट्रल अथॉरिटी को बताना अगर कोई इश्यू उन्हें लग रहा है तो। आउटर एनवायरनमेंट से जो जो भी उन्हें वो देखेगा या फिर वो सुनेगा, उस चीज को वो ब्रेन तक ले जाएगा। हम एक एग्जांपल स्किन का लेते हैं कि जैसे स्किन को पता चला, या एक एग्जांपल बेटर लेते हैं कि जैसे कि आई को पता चला। एक बच्चा अपनी एग्जाम में चीट कर रहा था और आई ने देख लिया कि पीछे से टीचर आ रहा है, सुपरवाइजर आ रहा है। तो अब करे क्या? सुपरवाइजर कितना दूर है, फिलहाल कहाँ देख रहा है, मेरे पास टोटल कितनी चीट है, इन चीट को फेंकने के लिए आसपास कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, ये सब सोचना पड़ेगा। पर ये डिसीजन आई नहीं ले सकती, आई सिर्फ देख सकती है। आई ने सिर्फ देखा कि वो सुपरवाइजर या वो टीचर यहाँ आ रहा है। अब इस चीज का इंफॉर्मेशन उस आई को ले जाना होगा कहाँ? ब्रेन तक। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी कि टीचर आ रहा है, वो इतना दूर है, ये सब कुछ कितना दूर है, मेरे पास कितनी चीट है, ये सब ब्रेन के पास, ब्रेन को पता है वो घर से कितनी चीट लेके आया है। और उसका आई को ये पता है कि अभी टीचर कहाँ पहुंचा, कहाँ देख रहा है फिलहाल। ये सब कुछ ब्रेन तक बताओ कि देखो कोई आ रहा है, हम खतरे में हैं। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई। ये कौन ले गया? सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन आई में होते, ये सारे न्यूरॉन यहाँ पर है जो सेंसरी ऑर्गन है। स्किन में है, आई में है, ईयर में है, नोज में है, टंग में है। किसी भी चीज को खाया तो आपको कैसा लगा? जो टेस्ट आपको पता चलता है वो ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व्स, सेंसरी नर्व्स उसे कहते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन से बनती है और जो सेंस को, इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से आई उसे ब्रेन तक ले जाए। तो ये क्या हुआ? ऑर्गन टू ब्रेन। क्योंकि ये सारी चीजें आप ऐसा ही कह सकते हैं, ये ऑर्गन्स है तो आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गन्स टू ब्रेन गई। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन ले जाना। अब ब्रेन को एनालिसिस करना होगा, वो ये करेगा। इंटर न्यूरॉन्स मोस्टली एनालिसिस करते हैं, ये एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस से ये पता करेंगे कि मुझे करना क्या है। उसको पता है कि अभी टीचर काफी दूर है, बस उसकी तरफ आ रहा है, वो चीट उसने वापस छुपा दी। और उसके लिए चीट छुपाने के लिए मैसेज देना होगा। ये इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन या तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, और इसे मैसेज देना होगा वापिस से किसी ऑर्गन को कि जिससे उस इंसान को बताया बचाया जा सके। तो वो मसल है, मसल्स को ही मूव करना होगा। हाथ और पैर के मसल्स काम करेंगे और ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स लेके आएंगे, या ब्रेन से मसल्स तक जो इंफॉर्मेशन नर्व्स लेके आती है, वो जिस न्यूरॉन से बनी है वो मोटर न्यूरॉन है जो मल्टीपोलर होते हैं। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी मसल को, मसल एक ऑर्गन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्रेन से ऑर्गन तक आने वाले सिग्नल्स जो न्यूरॉन्स के जरिए पहुंचते हैं उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये फंक्शन के हिसाब से काम है।
इस तरीके से देखो कैसा कोऑर्डिनेशन है। आउटर एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है वो ब्रेन को बताने के लिए सेंसरी न्यूरॉन है। अब जो पता चला है उसके हिसाब से अब सोच या डिसीजन बनाने के लिए इंटर न्यूरॉन है। उस सोच को ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए, उस ऑर्डर को ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए मोटर न्यूरॉन है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स को पता चला कि डॉग आपके पीछे भागता हुआ चला आ रहा है। आई ने उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाया। इसने डिसीजन लिया कि भागो। रन का डिसीजन इंटर न्यूरॉन लेके गया मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स के पास, और फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने लगे और हमारा काम हो गया, हम दौड़ने लगे। ये पूरी प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से क्या फंक्शन है। मोटर का मीनिंग आपको अब समझ आया होगा, चलाना। मोटर का मतलब है कि मैं तुम्हें जैसे बताऊं वैसे तुम चलो, काम करो, वर्क करो, मूवमेंट करो, फंक्शन करो, उससे वर्ड मोटर आया। तो ये एक तरीके से आउटपुट है ब्रेन का, जो डिसीजन ब्रेन ने लिया उसको वो भेज रहा है पर्टिकुलर ऑर्गन तक, और ये इनपुट है जो ब्रेन तक जा रहा है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो इनपुट आउटपुट। बायोलॉजी की लैंग्वेज ऐसी नहीं है, समझ में आए उसके लिए हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि एक और भी क्लासिफिकेशन है। 3 क्लासिफिकेशन तो आपने देख लिए। एक क्लासिफिकेशन आपने देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉन कितने हैं, जिसके बेस पे आपने बाइपोलर, यूनिपोलर, पोलर, मल्टीपोलर किया। और फिर फंक्शन के हिसाब से हमने 3 और टाइप देखे। फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया, दूसरा क्लासिफिकेशन, तो उसमें 3 टाइप थे वापस, जिसमें मोटर, इंटर न्यूरॉन्स और या रिले न्यूरॉन्स, और इसके साथ साथ सेंसरी न्यूरॉन्स। और अब है एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, कहते हैं कि स्क्वान सेल, स्क्वान सेल्स नाम के सेल्स होते हैं एक्सोन के आसपास। एक्सोन के आसपास स्पेशल सेल्स है जिसे स्वान सेल्स कहते हैं, और वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है, ये खुद एक सेल है इतना बड़ा, और इस सेल पे भी सेल लगे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर सेल से छोटे छोटे, जो आपको ऑरेंज कलर से दिखा है ना, वो एक्चुअल में सेल है। तो ये बड़े से सेल पे 6-7 और सेल लगे हुए हैं स्वान सेल फिगर के हिसाब से। और अगर यहाँ पर अलग से फिगर बनाई जाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ मैं एक जोन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से स्वान सेल यहाँ पर लगे होंगे। सपोज ये एक स्वान सेल है, सपोज ये एक स्वान सेल है, ये एक स्वान सेल है, ये एक स्वान सेल है, ऐसे स्वान सेल्स हो गए। इन सेल को स्पेशली हम नाम दे रहे स्वान सेल्स, जो एक्सोन के पास ऐसे चिपके हुए और छोटे छोटे ही सेल हो गए ऐसे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिखाए हैं। अब कहते हैं कि अगर स्वान सेल फैट के लेयर से कवर्ड है, अगर स्वान सेल फैट के लेयर से कवर्ड है तो कैसा होगा। तो आप देखो तो कुछ इस तरीके का एक्सोन का फॉर्मेशन होगा जैसा आपको फिगर में दिखाया है, पर एग्जैक्टली अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा। ये एक्सोन को बहुत बड़ा करके दिखाते, काम करते हैं एक्सोन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का फैट लेयर लगेगा जिसके बीच में एकदम माइनर माइनर गैप होगा ऐसे। तो ये जो येलो कलर से बना रहा हूं वो फैट बना रहा हूं, मोस्टली हम येलो कलर से ही फैट बनाते हैं। तो ये देखो एक्सोन के आसपास फैट डिपॉजिट हो रहा है, उसी फैट की वजह से ये जो एक कवरिंग बना, फैट कवरिंग येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, और इसी को क्या कहेंगे, माइलिन। इसी की वजह से ये वर्ड माइलिन फॉर्म हुआ। तो ये मटेरियल का नाम है, ये फैट है, और ये फैट
ने जो लेयर बनाया ये पूरा येलो इशू से माइलिन शीथ कहेंगे। पर फिर स्वान सेल तो कहीं दिख नहीं रहे, तो स्वान सेल ये रहे, वो स्वान सेल यहाँ आ गए हैं। ये स्वान सेल, ये स्वान सेल, ये स्वान सेल। तो जो रेड दिख रहे वो स्वान सेल है। येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है वो फैट है, जिसे हमने माइलिन कहा। इसको भी येलो कलर से ही दिखा देते हैं, ये फैट। और रेड कलर को रेड कलर से ही दिखाते हैं, ये है स्वान सेल। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है वो स्वान सेल हुआ, पर उसे कवर कर लिया गया है फैट के एक लेयर से, और उस लेयर को हमने स्पेशल नाम दिया है माइलिन शीथ। अगर स्वान सेल माइलिन शीथ या फैट के लेयर से कवर है तो उसे हम नाम देंगे माइलिनेटेड एक्सॉन्स, या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी आप कह सकते हैं। इसका एक्सोन ही एक्चुअल में माइलिनेटेड होता है, पर आप माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। पर आप नॉन माइलिनेटेड को देखेंगे तो उसमें स्वान सेल होते हैं, पर यहाँ इस फिगर में दिखाए नहीं। इस तरीके के स्वान सेल यहाँ होंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, पर उसके आसपास कोई फैट का लेयर नहीं है, नो माइलिन शीथ, फैट का लेयर नहीं। अब खास याद रखना है, ये वाले नर्व फाइबर की वजह से व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है ब्रेन में, और ये वाले न्यूरॉन की वजह से ब्रेन में ग्रे मैटर प्रोड्यूस होता है, ग्रे कलर प्रोड्यूस होता है। मतलब आप याद रखो कि जहां पर ये वाले न्यूरॉन्स होंगे ना, वो ग्रे कलर प्रोड्यूस करेंगे, और जहां पर ये न्यूरॉन होंगे वहां पर ब्रेन में व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। इसलिए अगर आप ब्रेन को काटोगे तो ब्रेन के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको दो कलर दिखेंगे, ग्रे एंड व्हाइट। आपको दो रीजन्स दिखते हैं, ग्रे एंड व्हाइट रीजन्स, और इसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रे और व्हाइट रीजन्स के लिए, क्योंकि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना है और कुछ पार्ट नॉन माइलिनेटेड। खास याद रखें, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से ही ग्रे कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनमें फैट लेयर नहीं है। माइलिनेटेड जो है उसमें फैट होने की वजह से व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है। तो ब्रेन के व्हाइट कलर के एरिया को व्हाइट मैटर, और वो जो ग्रे कलर का पूरा पोर्शन बनेगा ब्रेन में उसे ग्रे मैटर कहेंगे हम लोग। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज भी देखने को मिलेगी कि वो ये कि माइलिन शीट जो आपस में नजदीक नजदीक वाली है उसके बीच में एक गैप है। बाकी सब हम इरेज कर देते हैं, व्हाइट मैटर वाला ये सब टू एडजेसेंट माइलिन शीट को दिखाते हैं। ये रही दो एडजेसेंट माइलिन शीट, ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, और वहां एक गैप है। अब देखो वो गैप को भी दिखाते, ये मिटा देते हम लोग, इसकी अब कोई जरूरत है नहीं। ये रहा गैप, उस गैप को कहेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। ये है गैप, ये भी नोड्स ऑफ रेनवियर है। तो माइलिन शीट के बीच की गैप को नोड्स ऑफ रेनवियर कहेंगे। ये पहली शीट, ये दूसरी शीट, ये तीसरी शीट। पहली और दूसरी के बीच में एक गैप है, दूसरी और तीसरी के बीच में एक गैप है, माइलिन शीट्स के बीच में गैप है, और उसे कहेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। क्योंकि नोड्स ऑफ रेनवियर बनाने के लिए माइलिन शीट चाहिए, इसलिए माइलिनेटेड एक्सॉन्स के पास ही नोड्स ऑफ रेनवियर होता है, बाकी कहीं नहीं। मतलब कहीं नहीं मतलब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको ये चीज भी खास याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, नीट के लिए, कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऑटोनोमस सिस्टम में है। ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बता दूं, ऑटोनोमस ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे कि ब्रेन से हार्ट तक जाने वाले मैसेज, ब्रेन से इंटेस्टाइन तक जाने वाले मैसेज, ये सारे मैसेज जो है ब्रेन से
लंग्स तक जाने वाले मैसेज, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हार्ट को बोलेंगे वो वैसा नहीं करेगा, हम इंटेस्टाइन को बोलेंगे वो उस तरीके से खाने को आगे नहीं पहुंचाएगा, उसकी स्पीड फूड को आगे भेजने की अलग है, मूव करने की। लंग्स हमारे हिसाब से नहीं चलते। तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें लगता है कि ऑटोमेटिक काम कर रहे, वो ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में है, वो हमारी व्हील से नहीं चलते। इनवॉलंटरी जो भी फंक्शन है, उनको जिस नर्व से ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो सिस्टम को ऑटोनोमस कहते हैं। इसके लिए ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, उसका वीडियो आपको मिलेगा। मैं आपको याद रखने के लिए ऑटोमेटिक से ऑटोनोमस आया, ऐसा याद रख लो, तो वो वहां मिलेगा आपको। जो भी ऑर्गन्स ऑटोमेटिक काम करते हैं, डायाफ्राम, हार्ट, आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, लंग्स है, ये सब, तो वहां पर आपको मिलेगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो भी नर्व्स ब्रेन से इन ऑर्गन्स तक आती है, वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बनी है। और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम बॉडी के बाकी, देखो आप सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में मेनली आप देखेंगे तो बॉडी के नॉर्मल सेल्स के लिए जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के इंपल्सेस कहां से कहां आते हैं, वो किसी को याद हो तो बताओ। ये वो न्यूरल सिस्टम है जो ब्रेन के मैसेजेस मसल्स को देते हैं। पर कौन से वाले मसल्स? तो स्केलेटल मसल्स, जो हम अपनी व्हील से मूव कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ब्रेन में, अरे सॉरी, ब्रेन से बॉडी में स्केलेटल मसल्स जो मतलब हाथ और पैरों के मसल्स, या फिर ऐसे मसल जिससे हम अपने हाथ और पैर को हिला सकते हैं, चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपना सिर हिला सकते हैं, ये सब। तो ब्रेन से जो नर्व्स स्केलेटल मसल्स को मैसेज देने के लिए आती है, वो बनती है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से। और एक कौन सी? तो एक हमने ऑटोनोमस देखा, जिसमें ब्रेन से वो वाले ऑर्गन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट। तो यहाँ पर आपको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। और माइलिनेटेड कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमने देखा, ये दो टाइप्स हमने माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस में कहा। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन पूरा हो गया, क्लासिफिकेशन यहाँ तक ही है। माइलिनेटेड एक्सोन्स देखो दिखाए हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट माइलिन का लेयर दिखाई है, माइलिन लेयर से, ये माइलिन लेयर है, ऐसा कवर चढ़ जाता है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर एक स्वान सेल भी दिखाया है, ये वाला, ये स्वान सेल है। यहाँ पर भी एक स्वान सेल दिख रहा है, ये वाला, ये स्वान सेल है। तो ये जो गैप है उसे कहा नोड ऑफ रेनवियर, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब इस चैप्टर का मेन पोर्शन जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही एक चीज है जो समझने लायक है। बाकी सब तो आप खुद पढ़ो तब भी आपको समझ आ जाए। अब ये समझना है कि नर्व इंपल्सेस मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज, नर्व को कैसे पता चलता है इंफॉर्मेशन आई, और वो उसे पास कैसे करती है। आई ने जो देखा वो विजन, वो ब्रेन को कैसे ट्रांसफर करेगी, उसका वे। नोज ने जो स्मेल किया वो इंफॉर्मेशन, बदलाव को हम इम्पल्सिस कहेंगे। जो नॉर्मल था उससे कुछ डिफरेंट हो जाएगा तो इम्पल्सिस जनरेट होंगे। आप सिंपली इम्पल्सिस का मीनिंग क्या कर सकते हैं, इम्पल्स का सिंपल मीनिंग क्या होगा, किसी को पता हो तो? सर जनरेशन, एक सडन फोर्स या डिजायर, आप ऐसा कह सकते हैं। एक सडन फीलिंग, कुछ भी चेंज होना, बराबर। तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि इम्पल्स का अगर आप सिंपल मीनिंग करेंगे तो सिंपल मीनिंग ये होगा, इम्पल्स का सिंपल मीनिंग ये होता है। आवेग भी हिंदी में उसे क्या कहते हैं, आवेग। तो ये एक सिंपल मीनिंग हुआ।
मतलब कुछ था नहीं और अचानक से कुछ ऐसा चेंज हुआ जो चेंज पहले रेस्टिंग स्टेज में नहीं था, आराम था, और एक बदलाव, एक चेंज, फोर्स दैट स्टार्ट अ बॉडी इनटू मोशन, ऐसा कुछ जो बॉडी को मूवमेंट करने पे मजबूर कर दे, उसे आप इम्पल्स कह सकते हैं। ऐसा कुछ जो बॉडी में अपना काम करने के लिए हमें स्टिम्युलेट कर दे, या आराम कर रहे न्यूरॉन्स को या नर्व्स को काम करने पे मजबूर कर दे। रेस्ट कर रहे थे, उसमें एक्शन पे आने पे जो मजदूर मजबूर कर दे, ऐसे बदलाव को, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स। अब देखो, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है। ये इम्पल्स जो है, ये हीट से भी जनरेट हो सकते हैं, गरम गरम चीज लग गई, कोल्ड से भी जनरेट हो सकते हैं, ये प्रेशर भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये चीज विजन भी हो सकती है, ये आवाज भी हो सकती है, ये टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये सारी चीजें बदलाव करती है, चेंज करती है। एक ऐसा फोर्स है जो बाहर से आया। देखो, हीट, कोल्ड, प्रेशर, विजन, टेस्ट, आवाज जो है, ये सब कुछ बाहर से ही आता है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसे आप इम्पल्स कह सकते हैं। ये बॉडी में आने वाले इनपुट्स है एक तरीके से। अब ये इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब, हमें पता चला, स्किन को पता चला कि भाई कोई गरम गरम चीज स्किन को टच कर रही है, तो अब ये मैसेज को आपको स्किन से सीधा ले जाना है ब्रेन तक। उसी को कहते हैं कंडक्शन। क्योंकि आपको जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, आपको जो हीट के बारे में पता चला है, उस मैसेज को, हीट के मैसेज को कंडक्ट करना है फ्रॉम स्किन टू ब्रेन, उसे कहते हैं कंडक्शन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्किन से ले जाना टुवर्ड्स द ब्रेन। पर ये इम्पल्स मतलब ये बदलाव, ये फोर्स किया किसने? ये फोर्स हीट ने किया। हीट की वजह से एक फोर्स क्रिएट हुआ, इम्पल्स क्रिएट हुआ। तो उसका जनरेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे। न्यूरॉन के अंदर हीट के लिए जो मैसेज जनरेट हुआ है, उसे हम देखेंगे कैसे जनरेशन होता है। अगर हीट न्यूरॉन को टच करती हैं स्किन के अंदर आए हुए, तो हीट से न्यूरॉन इम्पल्स या फोर्स कैसे जनरेट करते हैं? एक फोर्स जिसकी वजह से ये जो बदलाव आया, चेंज, ये कैसे जनरेट होगा? ये एक तरीके का मैसेज है। ये मैसेज हमें पहुंचाना है ब्रेन तक। ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम है, उसका उसके लिए वर्ड कंडक्शन है। और मैसेज तो जनरेट करना होगा न्यूरॉन को कि क्या पहुंचाऊं मैसेज। हीट जैसे टच होगी तो न्यूरॉन को एक मैसेज फॉर्म करना होगा कि ये गरम गरम चीज स्किन को टच कर रही है। उस मैसेज का जनरेशन, कि वो मैसेज फॉर्म कैसे किया हीट के लगने से न्यूरॉन ने, वो भी हमें समझना है। तो दो चीजें इसमें है, एक मैसेज फॉर्म करना ब्रेन को बताने के लिए इम्पल्स जनरेशन कहेंगे, और उस मैसेज को जनरेट करने के बाद जो एक्सटर्नल फोर्स हीट की वजह से हुआ है, उसे आपको पहुंचाना है फ्रॉम स्क्रीन टू ब्रेन, उसे कहेंगे कंडक्शन। दो प्रोसेस करेंगे, ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आप इसमें इलेक्ट्रिक और वोल्टेज चेंज भी देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल है, इसमें वोल्टेज का रोल है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास होती है, वैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारी पास होगी। और केमिकल इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारे केमिकल चेंजेस भी है जो हम अभी देखेंगे। इसमें हम 3 स्टेज देखेंगे। आराम की कंडीशन, रेस्ट, ये काम की कंडीशन, वर्क। सिंपल याद रखने के लिए आपको ऐसा लिखना, आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में। और तीसरा, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल एक मैसेज तरीके से आप ले सकते हैं। पहले न्यूरॉन आराम कर रहे थे, हीट उसको टच हुई तो उसको काम करना पड़ा, मतलब एक्शन पोटेंशियल। वो मैसेज फॉर्म किया हीट के लिए, और उस मैसेज को अब पहुंचाना है टुवर्ड्स दी ब्रेन, तो आगे पहुंचाया जाएगा। और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वापिस से वो रेस्ट में आ जाएगा।
मैसेज पहुंचना है वहां पहुंच चुका है, अब वापिस से आराम करो। ये 4 स्टेप है वैसे। तो एक-एक करके देखते हैं। पहले ये देखना पड़ेगा जब वो आराम कर रहा होता है तब क्या होता है? आराम की कंडीशन कैसी होती है? कोई हीट, कोई कोल्ड, कोई प्रेशर, कोई टच, कुछ भी स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स, स्टिम्युली मतलब वो फैक्टर्स जो इम्पल्स जनरेट करे उसे स्टिम्युली कहते हैं। हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच ये स्टिम्युली हुई। इसके टच करते ही नर्व ने बनाया हुआ मैसेज इम्पल्स हुआ और फिर उसे आगे पहुंचाना है ब्रेन तक। तो पहली चीज ये है कि जब कुछ भी नहीं आ रहा, जब एनवायरनमेंट सब कुछ बराबर है, एनवायरनमेंट में ना कोई गरम-गरम चीज स्किन को टच कर रही है, ना कोई आवाज कान सुन रहा है, ना कोई विजन हम देख रहे हैं, तो ऐसे केस में न्यूरॉन आराम कर रहे होते हैं क्योंकि उसे कोई मैसेज ब्रेन तक डिलीवर नहीं करना। तो तब ये कंडीशन होती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो रेस्ट फेज, खास याद रखना ये हम लोग न्यूरॉन का रेस्ट फेज पढ़ रहे हैं, आराम की कंडीशन। कहते हैं कि आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन है वो बना है इस तरीके के प्रोटीन से, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। ये देखो ये सारे प्रोटीन्स, इन प्रोटीन को हम लोग आपको याद हो तो दो तरीके के नाम से जानते थे। पंप भी कहते थे क्योंकि ये चीजों को अंदर बाहर ले जाने के दरवाजे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन, इसका काम है बाहर की चीज अंदर, अंदर की चीज बाहर ले जाना। आप उसे चैनल भी कह सकते हैं क्योंकि चैनल का मतलब भी यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आप इसे पोरिन्स भी कहते थे क्योंकि ये होलो होते हैं अंदर, इनके बीच में छोटा हॉल या पोर्स होते हैं। आप इसे पोर्टल भी कहते थे क्योंकि पोर्टल का मीनिंग भी ऐसा ही होता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यहाँ पर पंप और चैनल वर्ड यूज हो रहा है मोस्टली। तो अब देखिए कि हमने एक्सॉन पढ़ा था, तो देखो अब हम जो बॉर्डर बना रहे हैं न्यूरॉन की, ये उसका सेल मेम्ब्रेन बना रही है। सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है। देखो ये भी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी ब्लैक ब्लैक कलर से हमें दिख रहा है वो पूरा सेल मेम्ब्रेन है। अब ये एक्सॉन है, उसमें भी ये ब्लैक कलर की लाइन सेल मेम्ब्रेन है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर। तो इंट्रॉन आप देखेंगे, एक्सॉन जो है वो इस तरीके का है और वो कंप्लीटली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो उसको एक पूरा सेल मेम्ब्रेन कवर कर रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा है कि जब न्यूरॉन आराम में होता है, न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग द इम्पल्स, जब वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा मतलब वो रेस्टिंग न्यूरॉन है, वो आराम कर रहा है फिलहाल। अगर वो आराम कर रहा है तो आराम के स्टेज में क्या होता है? आराम के स्टेज में ये होता है कि वो काफी परमिएबल होता है फॉर द के प्लस आयन, मतलब वो के प्लस को एंट्री दे देता है। के प्लस आयन की एंट्री इसमें इजीली होगी। यही रीजन है कि देखो यहाँ पर इनसाइड मतलब कि एक्सॉन के अंदर के प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा अंदर एक्सॉन के, क्योंकि वो के प्लस को अंदर ही आने दे रहा है। के प्लस को और अंदर आने के लिए वो क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। के प्लस को अंदर आने देगा पर सोडियम को नहीं आने देगा। इसलिए आप देखिए क्लियरली, यहाँ बहुत ही क्लियरली फिगर में दिख रहा है कि सोडियम तो बहुत कम है अपने पास। Na प्लस आयन का अमाउंट लो है क्योंकि ये उसे अंदर नहीं आने दे रहा। Na प्लस आयन को अंदर आने से रोकता है। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको के प्लस बहुत सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि ये के प्लस को तो परमिएबल है, उसके लिए उसे तो और अंदर लेके आता है कि और आओ और आओ। के प्लस को अंदर लाने के लिए हमारे पास स्पेशल पंप है, एक अलग चैनल है जो सिर्फ कैल्शियम नहीं, के प्लस के प्लस पोटेशियम आयन को अंदर आने देने के लिए हमारे पास स्पेशल चैनल है, स्पेशल दरवाजा अलग है और उसको वो अंदर आने के लिए फैसिलिटेट करता है और अंदर आओ। तो इसकी वजह से अंदर की तरफ के प्लस आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, जो येलो येलो सिंबल है वो के प्लस का है और जो
ये ब्लू ब्लू सिंबल है वो Na+ का। इस तरीके से अंदर की तरफ Na बहुत ही ज्यादा कम हो गए और K+ का लेवल अंदर की तरफ बहुत ज्यादा होगा। ऐसा सिनारियो बना, क्योंकि वो K+ को अंदर आने के लिए परमिट कर रहा है और Na+ को अंदर नहीं आने दे रहा है, इसलिए Na अंदर कम है, K+ ज्यादा है। मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, यहाँ अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म में आया हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये प्रोटीन अंदर है और इसे बाहर निकाला नहीं जाएगा, इसे अंदर ही रखेंगे प्लाज्मा के अंदर। तो ये इनसाइड वाला जो पार्ट है वो एक्सोन के अंदर का पार्ट है, हम उसके अंदर ही सब कुछ रखेंगे। तो इससे हमें ये पता चला, क्योंकि यहाँ ज़्यादा K+ आएंगे इसलिए K+ का लेवल इंक्रीज हो गया। अंदर ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे ही, उसका अमाउंट हायर था, और Na+ तो नेग्लिजेबल अमाउंट में हमारे पास हो गए, बहुत ही कम, ये हमें पता चला। और इवन ये लोग आपको दिखा भी रहे फिगर के अंदर कि K+ का अमाउंट यहाँ पर देखो 400 mm है, जबकि Na+ का 50 mm है। तो बहुत ही डिफरेंस है, एक 400 यूनिट्स में है और एक 50 के यूनिट्स में है। Na+ ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल है और जबकि K+ बहुत ही हायर है। तो अंदर की तरफ सिचुएशन ऐसी है, ये हमने बात की इनसाइड। इसीलिए क्या होता है कि K+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर हायर है, Na+ बहुत कम है, ये रीजन है। ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमें समझ में भी आ गया। और हम देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होता है कि आउटसाइड में उल्टा हो जाता है इससे, क्योंकि बाहर के K+ को तो ये खींच खींच के अंदर लेके आ रहा है, तो अंदर आ गए सारे K+, तो बाहर तो बेचारे K+ बचेंगे नहीं, बाहर वाले ही अंदर लेके आ गए हम, इसलिए बाहर कम हो गए। और सोडियम को तो ये अंदर आने ही नहीं दे रहा, इसलिए सोडियम बाहर रह जाएंगे, इसलिए सोडियम का लेवल यहाँ ज्यादा हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इससे एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ढलान, ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस। कैसे? देखो, बाहर Na+ ज्यादा है, अंदर Na+ कम है, ये हुआ सोडियम का ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर कम। और इससे एग्जैक्ट उल्टा, K+ बाहर कम है और K+ अंदर ज्यादा, ये भी ग्रेडियंट हुआ, बाहर कम है K+, अंदर की तरफ ज्यादा। ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है, इसे आयोनिक ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आयंस की वजह से हुआ, सोडियम एंड K+। इससे होता क्या, ये ग्रेडियंट मेंटेन रखना पड़ता है हमें। खास एक काम ये करना है कि ऑलवेज ऐसा करना होगा कि बाहर सोडियम का लेवल ज्यादा ही रहे, वो बाहर कम नहीं होना चाहिए। और अंदर हमें K+ का लेवल हायर रखना है, वो अंदर कम नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देखो, Na+ की डोमिनेंसी बाहर की साइड है और अंदर की साइड K+ की डोमिनेंसी है, इसे मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसे मेंटेन तभी रख सकते हैं जब हम, अगर कोई सोडियम अंदर आ गए तो उसे धक्का मार के बाहर भेज दे, और अगर कोई पोटेशियम बाहर घूम रहा है तो उसे वापस अंदर डाल दे। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल तरीके का पंप है, ये वाला। ये पंप सोडियम और पोटेशियम दोनों की मूवमेंट कर सकता है एक साथ। कोई एक अंदर जा रहा होगा तो उसी वक्त कोई दूसरा बाहर आ रहा होगा, दोनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते, दोनों एक साथ बाहर नहीं आ सकते। अगर Na बाहर जा रहा है तो K+ अंदर आएगा। इस पंप का काम ऐसे होगा, ये मूवमेंट ऐसे करेगा। जबकि ये चैनल तो सिर्फ K+ के लिए ही थी, ये दोनों के लिए है, Na और K दोनों की एंट्री के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि अंदर जो सोडियम है, हमें तो पता है कि अंदर सोडियम का लेवल हमें कम रखना है,
इसके लिए, और बाहर हमें सोडियम का लेवल ज्यादा बनाना है, इसके लिए हम अंदर वाले सोडियम को बाहर भेज देंगे। ये हमने उसे बाहर धक्का मारा, 3 सोडियम को धक्का मारेंगे बाहर, जिससे बाहर बढ़ जाए, अंदर कम हो जाए, और तब उसी वक्त साथ साथ में बाहर जो पोटेशियम था उसे हम अंदर लाएंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से पोटेशियम अंदर ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम अंदर पोटेशियम ला रहे हैं। और रूल के हिसाब से पोटेशियम को बाहर कम करना है, बाहर कम करना है, इसलिए बाहर जो थे उसे अंदर लाया जा रहा है। और यहाँ रूल के हिसाब से 3 सोडियम बाहर निकलेंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, इसलिए ये कंडीशन बरकरार रहेगी या मेंटेन रहेगी। बाहर सोडियम का लेवल ज्यादा और पोटेशियम का कम, और इनसाइड सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा रहेगा, इस पंप की वजह से, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। जो 3 सोडियम बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम अंदर भेज देता है, इसलिए ये कंडीशन जिसे हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं वो मेंटेन रहता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है वो भी हम देखते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई, आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये आउटर वाली। और उसके पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि आउटर सरफेस के पास Na प्लस है, Na प्लस का चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गई। नीचे वाली सरफेस नेगेटिव हो गई, ये इनसाइड वाली, अंदर वाली एक्सोन के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ, जबकि हमें पता है यहाँ तो K प्लस है, K प्लस भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, पर याद रखो यहाँ पर काफी सारे नंबर में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, इसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बन चुका है। इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, ये एक पोलारिटी है। पोलारिटी मतलब एक तरफ प्लस का होना, दूसरी तरफ माइनस का होना, दो हेड बने, दो पोल बने, एक माइनस पोल और एक पॉजिटिव पोल, प्लस पोल, तो उसीलिए वर्ड पोलारिटी आया। इस पोलराइज्ड कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, देखो इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, प्लस और माइनस है तो इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। उस वक्त का वोल्टेज डिफरेंस या प्लस और माइनस की वजह से क्रिएट हुआ जो एनर्जी डिफरेंस है, रेस्टिंग पोटेंशियल उसका नाम दिया। पर ये उस वक्त का है जब न्यूरॉन रेस्ट कंडीशन में है, आराम की कंडीशन में है, तब का है ये, इसलिए ये हमने समझा रेस्टिंग पोटेंशियल, इसे हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये कुछ इस तरीके से जनरेट होता है। अब इसके बाद तो पूरा पोर्शन बदलेगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो ये सबको समझ आया? Yes.